हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी उत्तर भारत के मैदान का भौतिक विभाजन पे आज हम बात करते हैं। आप कंफ्यूज हो इससे पहले हम बता देते हैं, इससे पहले हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन ये उससे अलग है, ये उससे किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है। अगर आप देखें तो ये उसी की एक कड़ी है। इससे भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरी तो कोशिश है कि जहां से प्रश्न उठे वहां हम पहुंच जाए और उनको हम विस्तार से समझाने का हम प्रयास करें। तो उसी कड़ी का है। तो इसमें देख लीजिए कि आपने जब वो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ये चीजें देखा होगा कि उसकी औसत लंबाई जो है 3400 किलोमीटर है। चौड़ाई आपने देखा होगा कि 150 से 300 किलोमीटर तक है। औसत गहराई 4 से 6 किलोमीटर तक है। वही समुद्र तल से ऊंचाई 240 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। और क्षेत्रफल इनका 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। ये चीजें हमने जान लिया। और जब आपने उसको उस 2 वीडियो को देखा होगा तो उसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट हमने हर जगह लिखा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बताया है। और वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये देख लीजिए, जैसे हम यहाँ रेड कलर में कर रहे हैं कि इस मैदान के उत्तर में कौन सी पहाड़ी स्थित है। अगर आपने पिछला 2 वीडियो देखा होगा तो आपके दिमाग में बखूबी आ रहा होगा, इस मैदान के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। तो जान लीजिए दोस्तों, इस मैदान के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी है। और इस मैदान के मध्य में, मतलब इस मैदान के बिल्कुल बीच से कौन सी पहाड़ी है स्थित होती है। तो जान लीजिए दोस्तों, इस मैदान के ठीक बीचों बीच स्थित पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसके उत्तर में, कंफ्यूज मत होइए, जो उत्तर भारत का मैदान है उसके उत्तर में, उस मैदान के उत्तर में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइए, शिवालिक की पहाड़ी। और उस मैदान के ठीक बीचों बीच स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ी। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत जो उत्तरी मैदान है वो क्लियर हो गया। अब उनका भौतिक विभाजन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। भौतिक विभाजन, उत्तर भारत के मैदान को भौतिक आधार पर जान लीजिए 4 भागों में बांटा गया। ऐसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन भौतिक आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है देख लीजिए। भाबर, तराई, बांगर, खादर। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये नाम इसी तरह है। भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। इस तरह अगर 2-4 बार इनको रिपीट करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। नाम में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। अब इनके इंग्लिश जो है ट्रांसलेट ठीक उसी तरह है। इसको इंग्लिश में भी भाबर ही कहा जाता है। तराई का थोड़ा नाम अलग है, लॉलैंड। बांगर को इंग्लिश में बांगर ही कहा जाता है, याद रखिए। खादर को भी इंग्लिश में खादर ही कहा जाता है। तो जब नाम इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है तो रटने में बिल्कुल आसानी होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इससे जो है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है, हमारी तो कोशिश है कि हर प्रश्न को उठा लें और यह भी कोशिश है कि बिना रटे आपको हम याद करा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम उठाते हैं भाबर। अब पूछा जाएगा इससे, भाबर से देखते हैं जो जो प्रश्न बनता है क्लियर करने का प्रयास करता हूं। लंबाई तो क्लियर है,
3400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाबर की लंबाई क्लियर हो गया है ना। अब इसकी यह विस्तार कहां से कहां तक है भाबर, तो हम क्या जान रहे हैं, शिवालिक इस मैदान के उत्तर में स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस मैदान के उत्तर में स्थित है। तो भाबर का जो विस्तार है ना वो हो जाएगा शिवालिक के गिरिपद। कहां स्थित है, शिवालिक के गिरिपद में। और कहां से, जब आप उत्तर भारत के मैदान पे, जब आप पहला वीडियो देखे होंगे, पहला 2 वीडियो हमने बनाया है, पहला वीडियो जब आपने देखा होगा तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से लेकर हम चले जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तक। लेकिन यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र नदी पे नहीं जाएंगे, वो ब्रह्मपुत्र नदी और चूंकि वो उस एरिया में आता है, हम ब्रह्मपुत्र नदी को भौतिक विभाजन में उसको अलग से हम कुछ नहीं पाते। ठीक है ना, वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन बाकी जो 2 एरिया हो जाता है, सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान, याद रखिए सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, इसमें भौतिक विभाजन भी है। भौतिक आधार पे इसमें कई तरह के असमानताएं पाई जाती है, उसी को हम देखते हैं। कहां से, शिवालिक के गिरिपद में, मतलब दक्षिण में, गिरिपद मतलब दक्षिण में, क्योंकि क्या कह रहा है, इसके मैदान के उत्तर में स्थित हो, तो जाहिर सी बात है भाबर कहां स्थित हुआ, उसके दक्षिण में स्थित हुआ। में कहां से, सिंधु से लेकर तीस्ता तक, तीस्ता तक। अब चूंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पे हम जब बताएंगे वो तीस्ता नदी आ गया, फिर भी एक बार जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब इस तरह आती है और ये भारत में प्रवेश करती है, सपोज मान लीजिए इस तरह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, ये जान लीजिए, तो यहां सादिया में आया और वो धुबरी में जाकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, धुबरी के पास ही वो तीस्ता नदी उसमें आकर मिलती है। ठीक है, ये भी समझ में, धुबरी में ही आकर वो तीस्ता नदी आकर उसमें मिलती है। ये है अपना सिक्किम, तीस्ता नदी, तो वही है तीस्ता नदी। तो सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के बीच कौन सा, शिवालिक नदी के शिवालिक पहाड़ के गिरिपद में, या शिवालिक पहाड़ के दक्षिण में। ये हो गया क्लियर। अब देख लीजिए, भाबर की चौड़ाई जो होती है ना, भाबर की चौड़ाई क्या होती है, 8 से 16 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, इस नदी की औसत चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है। क्योंकि जगह कम हो रहा है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, क्योंकि हम इन सबको मिटाने वाले हैं। आइए दोस्तों, और चीजें हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि भाबर नदी की औसत चौड़ाई कितनी हो गई, 8 से 16 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। कहां से कहां तक आपने देख लिया, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक इनकी वो पूरा जो है कि लंबाई हो गई। क्लियर है ना। और चीजें जान लीजिए कि इस एरिया में क्या होता है कि जब नदी बहती है, नदी का जो बहाव है, चाहे वो सिंधु नदी हो चाहे गंगा नदी हो, सिंधु नदी मान लीजिए इधर से गुजरती है और गंगा नदी या उसकी उपधारा जो है, जो भी है, सहायक नदी इधर से गुजरती है। ठीक है ना। तो इस एरिया में क्या होता है कि नदी का बहाव या ढाल बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। नदी इस एरिया में बहुत धीरे धीरे बहती है। इस वजह से क्या होता है कि जब नदी की चाल बहुत धीरे धीरे हो जाएगी तो क्या पाया जाएगा, जो भारी कण है नदी के पानी के साथ जो बह रहा है अवशिष्ट, उसमें जो सबसे भारी होगा वो स्पीड कम होने की वजह से नीचे बैठेगा। ठीक है, नीचे बैठेगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जो कि मोटे मोटे या भारी अवशिष्ट होता है, वो क्या होता है, कंकड़ बजरी ऐसे होता है। इसमें कंकड़ बजरी गोलाश्म, ये सब चीजें होता है जो बहुत भारी होता है। जो है कि धारा या ढाल कम होने की वजह से ये सब चीजें जमा हो जाती है, इनका जो है कि निक्षेपण हो जाता है। तो इस एरिया में, भाबर वाले एरिया में, जो एरिया है भाबर,
वहां पे इनकी अधिकता हो जाती है। क्यों अधिकता हो रही है? नदी की धारा कम हो जाती है, ढाल कम हो जाती है, इस वजह से ये कंकड़ बजरी गोलाश्म ये वहां पर बिछ जाते हैं। इनका आकार थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि ये सारी जो पानी है, इसके जो नमी है वो सारी सूख जाती है, जमीन के अंदर चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि भाबर वाला जो एरिया है ना वो सूखा एरिया होता है, सूखा एरिया होता है। इस और सूखा एरिया में क्या होता है, नमी की कमी हो जाती है। यहां पे जब नमी की कमी होगी तो ये क्या होगा, एरिया क्या होगा, एक रेगिस्तान तरह का होगा। रेगिस्तान में गए, वहां कृषि लायक कोई भी चीज नहीं होगा, या फिर कहें वहां पर वनों का अभाव होगा। जब नमी की कमी होगी तो वहां क्या होगा, एरिया जो है वो जगह जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, कृषि के लिए अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। जब कृषि के लिए अनुपयुक्त है तो यहां पर मानव का बसाव होगा, नहीं होगा। मानव का बसाव कहां होता है, जो ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है तो वहां पर मानव का बसाव होता है। ये चीजें भाबर के बारे में हमको निश्चित रूप से जानना है। क्या क्या जानना है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाबर कहां स्थित है, शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में या गिरिपथ, दो बात हमने कह रहा है, पश्चिम दक्षिण में या गिरिपथ में, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के एरिया में भाबर नदी का विस्तार है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। यहां पर नदी की ढाल बहुत कम हो जाती है, इस वजह से इस नदी के साथ जो अवशिष्ट के रूप में कंकड़ बजरी और गोलाश्म है वो वहां पर रुक जाते हैं या उनका निक्षेपण हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पर इस मैदान में जो है कंकड़ बजरी और गोलाश्म की अधिकता हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि वहां की भूमि जो है सूखी हो जाती है, वहां नमी की कमी हो जाती है, नमी नहीं होती है। और दूसरी इसके इफेक्ट क्या पड़ता है कि वह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। जब कृषि ही नहीं होगा तो वहां पर जनसंख्या का विस्तार होगा ही नहीं, वो कम जनसंख्या या जनसंख्या की दृष्टि से उजाड़ होगा, वहां वन भी नहीं पाया जाएगा, या पाया जाएगा तो कटीली कांटे वाले वन होंगे, बहुत जो है कि रेगिस्तानी वन जैसे आप कह सकते हैं वैसा वन वहां होगा। क्लियर है? इस तरह का भाबर से पूछा जाएगा। अब आते हैं, आइए तराई में पढ़ते हैं। तराई में ये हो गया, अब तराई में आते हैं। तराई, ठीक है। तराई क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भाबर क्लियर हो गया, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई है। मान लीजिए ये शिवालिक पहाड़ी है, ठीक है ना, शिवालिक पहाड़ी के समानांतर भाबर पहाड़ी स्थित है। इसकी चौड़ाई कितनी हो जा रही है, ये मान लीजिए ये भाबर है यहां पर स्थित। अब उसके बाद वाला एरिया जो हो जाता है सब सटा हुआ है, बाद वाला एरिया यही एरिया है भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में ही तराई भूमि स्थित होता है। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, याद रखिए भाबर की चौड़ाई कितनी हो रही है, 8 से 16 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई हो जाती है 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई कितनी हो जा रही है दोस्तों, 15 से 30 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। याद रखिए भाबर के दक्षिण में स्थित ये पहाड़ी होता है, सॉरी ये मैदान होता है। और भी देख लीजिए शॉर्टकट। यहां क्या होता है कि नमी की अधिकता हो जाती है, इस एरिया में नमी की अधिकता हो जाती है दोस्तों, नमी की अधिकता हो जाती है। याद रखिए भाबर में नमी नहीं पाया जाता है, सूखा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पाया जाता है। अब नदी जब बह रहा है तो उसके साथ कंकड़ बजरी गोलाश्म तो यही छूट गया, ठीक है। उसके बाद जो उससे छोटा छोटा और छोटा कण होगा वो कहां पर बिछेगा, यहां पे, ठीक है ना, इस वाले एरिया में बाकी छोटे छोटे कण आ जाएंगे। और जब मिट्टी का कण या कोई भी कण जितना बड़ा होगा तो वो नमी को
कम रोक के रखेगा, नमी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, लेकिन जितना छोटा छोटा होता जाएगा तो वो नमी को ज्यादा देर तक धारण कर सकता है। तो जो बड़ा बड़ा कंकड़ उंकड़ तो यहाँ वाले एरिया में रह गया, उसके बाद छोटा छोटा मिट्टी कहे या मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी इस एरिया में रह जाता है। तो वहां पर क्या होती है, नमी की अधिकता हो जाती है। जब नमी की अधिकता होगी तो वहां पर क्या होगा, उपजाऊ भूमि हो जाएगा, उपजाऊ भूमि पाया जाएगा वहां। जब उपजाऊ भूमि होगा तो वहां पर क्या होगा, वन होगा, और क्या होगा, प्रजाति विविधता होगी। वन होगा तो क्या होगा, वन में निवास करने वाले जीव जंतु भी वहां ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, वहां पे वन्य जीव की अधिकता होगी। और क्या होगा इस क्षेत्र में, लेकिन एक चीज है, मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इस एरिया को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां वन तो है, वन्य जीव तो है, वन्य जीवन भी है, लेकिन मनुष्य ने अपने फायदे के लिए यहां पर वनों को काटा और वन के अलावे अन्य प्रयोग इनका किया। इस वजह से क्या हुआ, यहां पे पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति बन चुकी है, जो आज के डेट में एक समस्या का कारण बन चुका है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया भाबर और तराई। अगर ये दोनों पूरी तरह अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, भाबर और तराई क्लियर हो गया। अब इनके बाद जो प्रमुख रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है बांगर और खादर। ये उच्चारण में भी एक तरह से सेम है और इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो है एक तरह से VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब आइए इनको सम्मिलित रूप से देखने का प्रयास करते हैं। ऊपर हो गया भाबर, नीचे क्या हो गया, तराई। क्लियर? अब आते हैं, देखते हैं, चूंकि यहां वाले एरिया में क्या होता है, नदी, यहां तो नदी सूख जाता है, यहां नदी सूख जाता है, नदी के क्या बोले, भूमि के अंदर नदी चला जाता है, यहां पे नदी जमीन पर आ जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये भाबर है, ठीक है, इस तरह अगर आप कहें ये वाला भाबर हो गया यहां पे, उसके बाद तराई आ गया। अगर नदी इस तरह है ये मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है तराई के बाद क्या आ जाएगा, बांगर। क्या आ जाएगा, बांगर। बांगर, अब बांगर के बारे में जान लीजिए, और खादर एक साथ हम लेके चलते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। खादर और बांगर एक तरह से कहें एक ही सिक्के के दो पहलू। खादर और बांगर को इस तरह आप समझिए कि नदियों में समय समय पर या हर साल किसी न किसी वजह से बाढ़ आता है। ये समझिए, थोड़ी देर के लिए नदियों में बाढ़ आता है। जब बाढ़ आएगा तो जल स्तर ऊंचा होगा, जब जल स्तर ऊंचा होगा तो तटीय इलाके में प्रवेश करेगा, और तटीय इलाके में जब प्रवेश करेगा तो नदियों के साथ जो अवशिष्ट आ रहा है, मिट्टी के किनारे हैं, वो चीज यहां भी तो वही हो रहा है ना, भाबर और तराई में। नदी अपने बहाव के साथ जो भारी करने कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि जो है वो भाबर वाले इलाके में छोड़ देता है, उसे कम जो है कि मजबूत चीज तराई में छोड़ देता है, और सबसे हल्की चीज अगर छोड़ी जाती है तो वो बांगर और खादर वाले एरिया में छोड़ी जाती है। ये क्या होता है, सपोज इस तरह मानिए कि एक बार बाढ़ आ गई, बहुत स्पीड से बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, पानी कई इलाके को डुबो लेता है, कई इलाके को डुबो लिया, वहां पर उन्होंने उपजाऊ मिट्टी की एक परत बना दी, ठीक है ना, जलोढ़ की मिट्टी की परत बना दी बांगर में। तो इसको इसीलिए, और हर साल वो ऐसा नहीं होता है, दूसरे साल कम बाढ़ आता है, जब कम बाढ़ आता है तो एक खादर वाला एरिया में को ही वो कवर करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बाढ़ वाले एरिया, अब इसको इस तरह समझिए, खादर वाले एरिया में हर साल बाढ़ आता है, बांगर वाले एरिया में हर साल बाढ़ नहीं आता, कभी कभी। तो बाढ़ वाले एरिया से ठीक ऊंचे एरिया को हम बांगर कहते हैं। तो बांगर को पुरानी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको बांगर को आप पुरानी जलोढ़ कह सकते हैं, पुरानी जलोढ़, और खादर को नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, नवीन
जलोढ़, पुरानी जलोढ़ इसलिए है कि एक बार वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर दिया गया, अपनी परत बना दिया, लेकिन हर साल वहां नहीं आता बाढ़, हर साल बाढ़ आता है खादर वाले एरिया में। इसमें क्या होता है कि हर साल बाढ़ आता है और एक उपजाऊ मिट्टी की एक परत बनाकर नदी बाढ़ के साथ फिर वापस हो जाती है, अगले साल फिर आएगा तो उसमें नया मिट्टी का फिर निर्माण करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इस खादर वाला एरिया जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया होता है। तो फिर से वापस आइए कि भौतिक विभाजन में 4 भागों में बांटा गया, इनमें सबसे कम उपजाऊ कौन हुआ, सबसे कम, या कहें उपजाऊहीन, कहें कृषि के लिए अनुपयुक्त, कौन सा हो गया, भाबर। और सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन हो गया, ये खादर। तो अगर आप उपजाऊ के क्रम में ऊपर से नीचे आएंगे, सबसे ज्यादा उपजाऊ से ये इस तरह आएगा, खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ है, उससे कम उपजाऊ बांगर है, उससे कम उपजाऊ तराई है, उससे कम उपजाऊ भाबर है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपजाऊ क्रम में इनको सजाइए। तो सबसे न्यूनतम, अगर न्यूनतम से पूछा जाए भाबर, उससे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है तराई, उससे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है बांगर, और उससे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है खादर। तो यहां पे ये चीजें हमने जाना, सबसे उपजाऊ भूमि कौन सा होता है, खादर, और सबसे निम्न उपजाऊ या उपजाऊहीन बोले, जिस पर उपज कर पाना मुश्किल है, वो कौन सा हो जाएगा, भाबर। तो इससे दोस्तों यही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले एरिया को क्या कहा जाता है, बांगर, और नवीन उपजाऊ या नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो बांगर और जो है कि खादर को इस रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंट या अहमियत आप दीजिए, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको उत्तरी मैदान का भौतिक विभाजन अच्छी तरह याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अगर फिर भी समझने में परेशानी होती है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, आई होप कि आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर समझने में परेशानी होती है, कोई भी अगर टॉपिक मन में संशय बना हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, अगर हमें लगेगा कि उसका अलग से वीडियो बनाया जाए तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कि आपकी पढ़ाई जारी रहे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ, जय हिंद, जय भारत।